तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें अमेज़न के जंगल में एक ऐसे जादुई पेड़ के बारे में बताया जाता है जिसके फूल की एक पंखुड़ी से सभी तरह की बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। और इस तिलिस्मी पेड़ को हासिल करने के लिए बरसों से लोग इसके खोज में लगे हैं, जिसमें से एक इंसान टॉन एपेडियस है जिसने उस चंद्र वृक्ष को हासिल करने की ठान ली थी। लेकिन यहाँ अमेज़न के जंगल से बच पाना हर किसी के लिए संभव नहीं था और इसकी यह कोशिश भी लगभग खत्म हो चुकी थी। उसे लगने लगा था कि वो अब यही खत्म हो जाएगा, पर यहाँ कुदरत को कुछ और ही मंजूर था और यहाँ पेडियस अपने जीवन की आखिरी सांस गिर रहा था। तभी उसे बचाने यहाँ के कबीले वाले आते हैं, जहाँ हेपेडियस को उस वृक्ष तक पहुँचने का रास्ता मिल जाता है और उसे देखकर हेपेडियस उन कबीले वालों पर अपना कहर बरसाने लगता है और उनके उस लॉकेट को जिसमें चंद्र वृक्ष तक पहुंचने का रास्ता था वो अपने कब्जे में कर लेता है। पर यहाँ उन कबीले वालों की देवी के द्वारा उन्हें श्राप दिया जाता है, जिसकी वजह से वो वहीं जंगल में कैद हो जाते हैं। अब यहाँ सीन चेंज होता है और हमें एक मीटिंग को दिखाया जाता है, जहाँ हाउटॉन उस चंद्र वृक्ष तक पहुँचने का रास्ता दिखाते हुए उस चंद्र वृक्ष के बारे में बता रहा होता है। तभी इस महफिल में बैठे एक लड़की जिसका नाम एना है उठकर स्टोर में जाती है, क्योंकि यहाँ स्टोर में उस लॉकेट को रखा गया था जिसमें चंद्र वृक्ष तक पहुंचने का राज होता है। खैर आपको बता दूं, यहाँ एना और हाउटॉन भाई बहन होते हैं जो कि इस लॉकेट को हासिल करने आए हैं और यहाँ एना उस लॉकेट को हासिल करके भागने लगती है, जहाँ वो कई मुसीबतों से बचते हुए आखिरकार उस लॉकेट को हासिल करने में कामयाब हो जाती है। पर यहाँ इस बात से प्रिंस जॉफिन काफी नाराज होते हैं और वो अपने आदमियों को ही मारने लगते हैं। और दूसरी ओर हमें एना और हाउटॉन को दिखाया जाता है, जहाँ एना हाउटॉन को अमेज़न जाने को कहती है, पर यहाँ हाउटॉन वहाँ जाने से मना कर देता है, पर एना उसे वहाँ जाने के लिए मना लेती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें अमेज़न को दिखाया जाता है, जहाँ नदी पर हमें एक जहाज को दिखाया जाता है और यहाँ हमें एक इंसान को दिखाया जाता है जिसका नाम हैपर होता है, जो अपने जहाज पर बहुत सारे टूरिस्ट को गाइडिंग कर रहा होता है। पर वो यहाँ उन सारे लोगों से ज्यादा पैसे कमाने के लिए अपने द्वारा बनाई गई जगह पर ले जाता है और उन्हें डराने लगता है और उनसे हर बात का पैसा लेने लगता है। इसके बाद हमें एना और उसके भाई को दिखाया जाता है जो एक मार्केट में आए हैं। दूसरी ओर हमें हैपर को दिखाया जाता है जो पैसे कमाकर मिस्टर नीलो को देता है, क्योंकि हैपर उससे काफी पैसे उधारी ले चुका है। पर नीलो उस पैसे को लेकर हैपर के जहाज का इंजन ले जाता है और उसकी चाबी अपने लॉकर में रख देता है। इधर एना मिस्टर नीलो से मिलना चाहती है, क्योंकि वो उससे जहाज लेकर अमेज़न जाना चाहती है। और दूसरी ओर हैपर जहाज का इंजन पाने के लिए कबाड़ में रखे चाबी को हासिल करने के लिए नीलो के कमरे में चला जाता है और उसके दरवाजे खोलने लगता है। तभी यहाँ एना पहुंच जाती है और मिस्टर नीलो को आवाज लगाती है। तभी हैपर दरवाजा खोलता है और यहाँ दोनों बात करने लगते हैं और तभी हैपर उसे एक छड़ी देकर उस लॉकर को खोलने को कहता है और यहाँ एना वो लॉकर खोलकर वो चाबी ले आती है। इसके बाद वो दोनों वहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने आते हैं, जहाँ एना का भाई नीलो को वहाँ ले आता है और इसके बाद यहाँ हैपर को झूठ पकड़ी जाती है और तभी हैपर एना के गले में वो लॉकेट देख लेता है और वो उसे अमेज़न पर ले जाने को तैयार हो जाता है। तभी यहाँ एक टाइगर आता है जिसे हैपर मारकर चीत कर देता है, जिसे देखकर एना हैपर के साथ जाने को तैयार हो जाती है। पर यहाँ नीलो के गुंडे उन पर हमला कर देते हैं और मौके का फायदा उठाते हुए वो अपने जहाज का इंजन वहाँ से उड़ा लेता है और अपने जहाज स्टार्ट करके वहाँ से निकलने लगता है। पर यहाँ एना उन गुंडों से फंस चुकी होती है, जिसे वापस लाने के लिए हैपर वापस जहाज से उतर जाता है और एना को वापस जहाज में ले आता है और वहाँ से निकलने लगते हैं। दूसरी ओर हमें प्रिंस जॉफिन को दिखाया जाता है, जहाँ उसके आदमी एना और जैफर का पता बताता है और ये जानकर जैफिन तुरंत उन्हें पकड़ने निकल पड़ता है। इधर जहाज में सवार होकर वो तीनों आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी सामने से जैफिन अपने पनडुब्बी जहाज में आ जाता है और उनके जहाज पर फायरिंग करने लगता है। ये देखकर हैपर अपने जहाज का स्पीड बढ़ाते हुए वहाँ से निकलने लगता है और वहाँ जैफिन की पनडुब्बी वहीं लटक जाती है और वो वहाँ से बचकर आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़ते हुए वो कई सुंदर चीजें देखते हैं और तभी वो आगे का सफर उस नक्शे की सहायता से करते हैं। दूसरी ओर हमें प्रिंस जैफिन को दिखाया जाता है जो अपने नाकामी से काफी परेशान है। इधर उन्हें सफर करते हुए काफी समय बीत जाता है और उन्हें भूख लगती है, इसलिए हैपर चूहे की सहायता से पिराना मछली फंसाकर उन्हें खिलाता है। इसके बाद रात हो जाती है और वो सोने लगते हैं। तभी एना का भाई चिल्लाते हुए बाहर आता है, क्योंकि उसके पीछे वही टाइगर होता है, पर वो टाइगर तो हैपर का पाला हुआ जानवर होता है, जिसके बारे में अब एना को और उसके भाई को पता चल जाता है, इसलिए वो हैपर पर काफी गुस्सा करती है। तभी हमें प्रिंस जैफिन को दिखाया जाता है जो ऐसी जगह पर पहुंच चुका है जहां लोग आने से डरते हैं और यही वो जगह है जहां हेपेडियस को सजा दी गई है। तभी जैफिन सदियों से पड़े हेपेडियस के उस स्टेच्यू पर नदी के पानी का कुछ बूंदे डालता है, जिससे वो जीने लगता है। इसके बाद जैफिन उससे सौदा करता है कि मैं तुम्हें नदी का पानी दूंगा
और बदले में तुम मुझे उस चंद्र वृक्ष को ला कर दोगे, जिससे तुम्हारा श्राप भी खत्म हो जाएगा और हम दोनों यहाँ राज करेंगे। और हेपेडियस को सौदा मंजूर हो जाता है। इसके बाद जेफिन वहाँ ब्लास्ट करता है, जिससे वहाँ पानी बहने लगता है और हेपेडियस जिंदा हो जाता है। और इसके बाद एना जग जाती है, क्योंकि वो ख्वाब देख रही होती है। इसके बाद वो सब उस नक्शे की सहायता से अपने आगे का रास्ता तय करते हैं और वो नक्शे की सहायता से बहुत दूर निकल पड़ते हैं। और तभी उनके सामने एक बहुत ही खतरनाक रास्ता आ जाता है और इसलिए एना अपने उस लॉकेट को अपने भाई को सेफ जगह रखने को कहता है। पर यहाँ हैपर की नजर उस लॉकेट पर पड़ती है और वो अपने टाइगर को उस लॉकेट को लाने को कहता है। और अब वो इस खतरनाक रास्ते को पार करने को तैयार हैं, जो काफी बड़े चट्टानों से होकर गुजरता है। इधर उस लॉकेट के पास पहुंचा टाइगर वहाँ टूटा हुआ वाइन की बोतल पीने लगती है। इधर हैपर अपने जहाज को बचाने की काफी कोशिश करता है और आखिरकार वो अपने जहाज को बचाने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद हैपर उस लॉकेट को लाने अपने दोस्तों के पास पहुंचता है, पर वो भी पीकर टून हो चुका है। और अगली सुबह हैपर और एना का भाई जंगल में लकड़ियां काट रहे होते हैं, जिसका फायदा उठाते हुए एना हैपर के कैबिन में घुस जाती है, जहां वो उनके कैबिन में लगे फोटो को देखती है। इधर ये दोनों वाइन पीकर एक दूसरे के दिल की बात कह रहे होते हैं। दूसरी ओर एना को हैपर के कैबिन में उसके ही समान नक्शा मिलता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है। और हैपर से इसके बारे में पूछने पर पता चलता है कि वो भी इस चंद्र वृक्ष को काफी दिनों से ढूंढ रहा था, लेकिन वो इसे खोजने में नाकाम रहा और उसे इस बात का पछतावा आज तक है। तभी एना उसे अपने लॉकेट को दिखाकर कहती है कि तुम नाकाम इसलिए हुए क्योंकि तुम्हारे पास ये नहीं था। इसके बाद जब वो आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी उन पर कबीले वाले हमला कर देते हैं और उन्हें अपने पास ले जाते हैं, जहाँ उन्हें बांधकर एना से उसका लॉकेट मांगने लगते हैं। पर एना ऐसा करने से मना कर देती है। दरअसल ये सब हैपर की चाल होती है। दरअसल वो उस लॉकेट को हासिल करके उस चंद्र वृक्ष तक पहुंचना चाहता था, पर उससे पहले ही हैपर की पोल पट्टी खुल जाती है, क्योंकि ये कोई कबीले वाले नहीं बल्कि हैपर के दोस्त होते हैं, जो उसके कहने पर ये ड्रामा कर रहे होते हैं। ये जानकर एना और उसका भाई हैपर को मुक्का मारकर वहाँ से चले जाते हैं और आगे वो उस कबीले की एक लड़की से उस लॉकेट में लिखे हुए शब्द का मतलब पूछने लगते हैं। और वो लड़की उस लॉकेट का सही मतलब एना को बताती है और एना उस लॉकेट के बारे में जानकर आगे का सफर अकेली तय करना चाहती है, लेकिन हैपर उसे अकेले नहीं जाने देना चाहता। और तभी यहाँ देखते ही देखते उन पर हमला होने लगता है और ये देखकर हैपर एना को यहाँ से तुरंत ले जाना चाहता है, पर एना उस पर भरोसा नहीं करती। तभी उन्हें बाहर किसी की चीखने की आवाज सुनाई पड़ती है और ये सुनकर वो दोनों बाहर जाकर देखते हैं। तभी वो सामने हेपेडियस को देखते हैं, जो श्राप के कारण इनके शरीर के हर तरफ सांप लिपटे होते हैं, जो लोगों को मार रहा होता है। और तभी वो हैपर और एना के सामने आ जाता है। तभी मौका देखकर एना वहाँ से भागने लगती है, पर वहाँ की जादुई पेड़ उसे जकड़ लेती है। तभी हैपर उसे बचाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ एक वृक्ष वाला आदमी जिंदा हो जाता है और हैपर इससे लड़ने लगता है। इतने में एना खुद को छुड़ा लेती है, पर यहाँ एक दूसरा राक्षस आ जाता है, जो एना पर हमला करके उस लॉकेट को छीन लेता है और उसे हेपेडियस को दे देता है। इतने में हैपर और हेपेडियस के बीच काफी लड़ाई होती है, जिसमें हैपर के सीने में खंजर घुस जाता है, पर वो उस लॉकेट को पकड़कर सीधे एना को दे देता है और इसके बाद वो नदी में गिर जाता है। और तभी बाकी के बचे हुए लोग एना को वहाँ से भागने में मदद करते हैं और उसे नदी से दूर जाने को कहते हैं। पर यहाँ अब भी एना के पीछे वो राक्षस पड़े होते हैं, जो कि उस लॉकेट को हासिल करना चाहते हैं। यहाँ एना उसके गिरफ्त में आने ही वाले होती है कि पीछे से उसका साथी कहता है कि नदी दूर है और वो सब वापस उल्टी दिशा में जाने लगते हैं। अगली सुबह वो अपने भाई को आवाज लगा रही होती है कि इतने में उसकी नजर हैपर पर पड़ती है, जो नीचे जमीन पर जख्मी पड़ा होता है। तभी एना उसके पास जाकर उसे जगाती है और तभी यहाँ एना का भाई भी पहुंच जाता है, जिसे देखकर एना बहुत खुश हो जाती है। पर एना का भाई हैपर के सीने में लगे उस हथियार को देखकर हैरान है, क्योंकि उस हथियार का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। और ये देखकर एना भी डर जाती है। और तभी यहाँ हैपर एना को अपना असली नाम फ्रांसिस्को बताता है और वो अपनी उम्र 400 साल बताता है। इसके बाद वो आगे बात करने से पहले अपने सीने में लगे हथियार को निकालने को कहता है और तभी एना उसके शरीर में लगे हथियार को निकालने लगती है और वो अब अपने भाई को यहीं छोड़कर आगे का सफर करना चाहती है, क्योंकि उसके भाई के शरीर पर चोट लगी है। दूसरी ओर हमें प्रिंस जेफिन को दिखाया जाता है, जिसके पास उन राक्षसों ने मक्खियों के द्वारा संदेश भेजवाया था। इसके बाद हमें हैपर और एना को दिखाया जाता है, जहाँ हैपर एना को अपने बचपन का कहानी बताने लगता है कि हैपर के पिता हेपेडियस के सेना में काम करते मारे गए। इसके बाद वो हेपेडियस के सेना में शामिल हो गए और तभी हेपेडियस की बेटी लिली एक दिन काफी बीमार हो गई, जिसका कोई इलाज नहीं था। तभी हेपेडियस ने ये ठान लिया कि वो हर हाल में उस चंद्र वृक्ष को लाकर अपनी बेटी की जिंदगी में चांदनी बिखेरेगा, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी दूर जाना पड़े। वो वापस उस चंद्र वृक्ष को साथ लेकर ही लौटेगा। और इस दौरान उन्होंने किया और मैंने
और मैंने भी ये ठान लिया कि मैं भी हर हाल में उस चंद्र वृक्ष को ढूंढ कर रहूंगा। और इसलिए उसने उस तक पहुंचने के लिए रास्ता बनाया, जिसे देखकर एना खुश हो जाती है। और आगे वो सब एक एक करके जंगल का शिकार होते गए और तभी उस कबीले वालों ने उस चंद्र वृक्ष की सहायता से उन सब की जान बचाई। पर यहाँ हेपेडियस को वो चंद्र वृक्ष तक पहुँचना था, इसलिए उसने उसके सरदार को मार दिया और उसकी लड़की को पकड़ना चाहा। और तभी उसके मुखिया ने उन सबको श्राप दिया कि अगर वो पानी से दूर जाते हैं तो वो जीवन भर के लिए उस जंगल में कैद हो जाएंगे। तभी हैपर ने उन्हें एक गड्ढे में गिरा दिया, जिससे कि वो कभी भी बाहर ना आ सके। पर पता नहीं किसने उन्हें वहाँ से बाहर निकाला। तभी एना उससे पूछती है कि तब तुमने पूरी जिंदगी क्या किया। तभी हैपर कहता है कि मैंने शहर बनाया, नए दोस्त बनाए और अब मैं नदी से दूर नहीं जा सकता, इसलिए एक नाव बनाकर टूरिस्ट बन गया और लोगों को घुमाने लगा। और इसके बाद हमें एना के भाई को दिखाया जाता है, जो नाव पर सवार होकर आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी यहाँ प्रिंस जेफिन आकर उसे पकड़ लेता है और उसे धमकाकर एना और हैपर का पता पूछने लगता है। और इधर हमें हैपर और एना को दिखाया जाता है, जो लालूना रोटा पहुँच जाते हैं, जहाँ वो चारों तरफ से चट्टानों से घिर जाते हैं। और तभी हैपर एना को नीचे एक गेट खोलने को भेजता है। पर यहाँ समस्या ये थी कि एना को तैरने नहीं आता, लेकिन फिर भी एना इस काम को करने के लिए तैयार हो जाती है और वो दोनों पानी में कूद जाते हैं और उस गेट को खोलने की कोशिश करते हैं। और इस दौरान एना वहीं बेहोश हो जाती है। पर इतने में वहाँ पानी का स्तर कम होने लगता है और ये देखकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। और तभी यहाँ प्रिंस जेफिन आ जाता है, जिसके कब्जे में उसका भाई है और वो उनसे उस लॉकेट को मांगता है और एना उसे लॉकेट दे देती है। और इसके बाद वो सब एक खुफिया रास्ते में आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ वो चंद्र वृक्ष होता है, जो पूरी तरह से सूख चुका है। इसके बाद वो उस लॉकेट को सेटलमेंट करता है, जिसे सही सेट करने के लिए एना अपनी दिमाग का इस्तेमाल करती है। और इसके बाद वो आखिरकार चंद्र वृक्ष के सामने आ जाता है और देखते ही देखते एना हैपर को गोली मार देती है और अब वो चंद्र वृक्ष की तरफ बढ़ने लगती है। पर यहाँ हैपर नहीं मरता, वो जिंदा हो जाता है, क्योंकि उसकी उम्र 400 साल तक की है। और तभी हैपर उनके आदमियों को मारने लगता है। इधर एना पंखुड़ी तोड़ने के लिए दौड़ने लगती है और अंत में वो चंद्र वृक्ष की पंखुड़ी पाने में कामयाब हो जाती है। पर अचानक वो उस पेड़ से गिरने लगती है, जिसका फायदा उठाकर जेफिन उससे वो पंखुड़ी मांगने लगता है। पंखुड़ी उसके हाथों से गिर जाती है, जिसे पाने के लिए हैपर आगे बढ़ने लगता है और आखिरकार वो उस पंखुड़ी को पा जाता है। इधर वो राक्षस प्रिंस जेफिन को मार देता है, क्योंकि उसने उससे गद्दारी की थी। इसके बाद हैपर उस पंखुड़ी को दिखाकर उन राक्षसों का ध्यान अपनी ओर करता है और नदी से दूर भागने लगता, जिससे कि वो जंगल में फिर से कैद हो सके। और यहाँ हैपर और उन राक्षसों के बीच लड़ाई होने लगती है और वो हैपर से उस पंखुड़ी को मांगने लगता है। पर हैपर तो पहले से उस पंखुड़ी को एना के भाई को दे चुका होता है। तभी चलते चलते उसका जहाज एक पत्थर से टकरा जाता है और वहाँ एक ब्लास्ट होता है, जिससे वहाँ का सारा पानी बह जाता है, जिससे उन सबको फिर से वो जंगल अपने चपेट में ले लेती है और सबको फिर से स्टेचू में बदल देती है। तभी एना ये देखकर काफी उदास हो जाती है और वो उस पंखुड़ी को उसके बॉडी से टच करके वहाँ से जाने लगती है। तभी अचानक हैपर का शरीर अच्छा होने लगता है। तभी एना को समझ आ जाता है कि हैपर फिर से ठीक हो सकता है और वो वापस हैपर के पास आती है, जहाँ हैपर अब पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और अब एना और हैपर दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं और इसके बाद इस मूवी का द एंड हो जाता है। दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।